हाय फ्रेंड्स, मैं रमेश तिवारी मूवीशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, हम लोग ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ाई का अभी हम लोगों का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से बहुत से चैप्टर को कवर कर चुका है। और इसमें जो है वो अब हम जो पढ़ेंगे वो कुछ प्रतिक्रियावादी आंदोलन हुए थे, जैसे जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, जो अंग्रेजी राज्य के प्रशासन के प्रतिक्रिया में, जमींदारों साहूकारों के शोषण के प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए आंदोलन थे। ठीक है, उसको हम लोग प्रतिक्रियावादी स्वरूप देखते हुए पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो होगा जनजातीय विद्रोह। क्योंकि ये विद्रोह जो है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह जनजातीय विद्रोह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आता है, अगर आप इसको लिखते हैं, कोई कॉमन क्वेश्चन पकड़ते हैं और उसके तुलना में अगर इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। क्योंकि इसको सब लोग पढ़ाते नहीं, बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है, लोग समझ लेते हैं ऐसा कि बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको उसी फॉर्मेट की प्रक्रिया में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम सूत्र में बांध कर इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि उसी तरह आप लोग भी इसको देखते रहिएगा, इसको आप लोग अध्ययन करिए, इसका लाभ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो जनजातीय आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शनल हिस्ट्री, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बीपीएससी में भी है, उसके अलावा यूपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस में भी है। कहीं भी आप जाइए तो लिखने के स्तर पर जहाँ एग्जाम होता है पीसीएस का, चाहे वो मध्य प्रदेश का ही पीसीएस क्यों ना हो, हर जगह इसका उपयोग पर्याप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। जनजातीय विद्रोह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा हटकर लोगों से आंसर प्रस्तुत करने का जो हम लोग सिलसिला यहाँ शुरू किए हैं, उसी के अनुसार मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है कारण, कि आखिर ये विद्रोह है तो कोई ना कोई कारण लेकर हुआ होगा। विद्रोह का पहला डिमांड क्या है? विद्रोह का जो फर्स्ट डिमांड होता है वो उसका कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आंदोलन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल लिए हुए है। ठीक है, इसी हिसाब से हम इसको देखते हैं कि इसका कारण क्या था। ठीक, तो जनजातीय विद्रोह का जो कारण है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आप देखिएगा कि ब्रिटिश राजस्व नीतियां। ठीक, ब्रिटिश राजस्व नीतियां। ठीक है, ब्रिटिश राजस्व नीतियां किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित की और आंदोलन करने के लिए लोग उद्वेलित हो गए। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, मुख्य रूप से परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जो ग्रामीण भू राजस्व व्यवस्था थी वो जमींदारों के अंतर्गत आ गई। जमींदारों के अंतर्गत आ जाने से जो जनजातीय लोग थे जिनका परंपरागत भूमि पर अधिकार था, वो उस जमीन का मालिकाना हक रखते थे, वहां से उनकी जमींदारी के तहत आ जाने से वो मालिकाना हक चला गया। ठीक है, और मालिकाना हक चला जाने से ये लोग परेशान हो गए। चूंकि अभी तक उनकी भू संपत्ति थी, अब मालिकाना हक परमानेंट सेटलमेंट के तहत किसको दे दिया गया था? वो जमींदारों को दे दिया गया था। उसी तरह से वहां पर क्या है कि आप देखेंगे कि साहूकारी का भी प्रभाव होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। चूंकि लोगों को अपने आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थता होती है तो लोग क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो डिप्ट टेंडर जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, लोग पैसा ले लेते हैं। और ऐसी स्थिति में वो साहूकार जो है, जब समय पर पैसा चुकता नहीं होता है, हाईली इंटरेस्टेड होते हैं वो मनी जो देते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है कि
वो लोग शोषण के स्तर पर उतारू हो जाते हैं साहूकार लोग। ऐसी स्थिति में इस साहूकारी और जमींदारी को भी लेकर जो है वो अंग्रेज जनजातियों के बीच में एक असंतोष व्याप्त था। उसी अवस्था में और इस प्रकार से ये शोषण था जमींदारों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा कि शोषण अगर व्यक्तिगत हो तो ठीक है, उनकी जमीन से बेदखल कर देना, घर से बेदखल कर देना, जान माल की जो है उनकी क्षति पहुंचाना, इस प्रकार से वहां पर हो रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो वन नीति, ठीक है, वन नीति ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। अंग्रेजों ने वन नीति के तहत क्या था कि उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। जो वन की संपत्ति थी, जो वन के प्रोडक्ट थे, उपज थे, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। उस टैक्स के दायरे में आ गए थे, सरकार के देख रेख में आ चुके थे। ठीक है, जबकि भारतीय सामाजिक संरचना में जनजातियों का वनोपज पे, वन के उत्पाद पे, वनोत्पाद पे किसका, जनजातियों का परंपरागत अधिकार था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर एक असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक था और जनजातीय विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा। फिर राजस्व के अलावा वनोत्पाद नीतियां। ठीक है, अब जो है वो मदिरा पर भी टैक्स ये लोग लगा दिए। इसका तो केस स्टडी भी है कि किस प्रकार से वन के लोग मदिरा उत्पादन करते थे, उससे आमदनी करते थे, अपने भी पूजा पाठ में, अपने कल्चरल फंक्शंस में इसका इस्तेमाल कर देते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया यहाँ पे और शासन विस्तारित होकर जंगल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया, तो वो जो है उनके ऊपर ये लोग टैक्स के, कर के दायरे में इस व्यवस्था को ला दिए और इसके बाद से इनके अंदर असंतुष्टि होना एक स्वाभाविक चीज थी और असंतुष्टि व्याप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो वनोत्पाद में खास करके मदिरा पर जो कर लगाया गया वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण इसका बन जाता है। फिर आप देखिएगा इसका प्रशासनिक कारण। ठीक, इसका प्रशासनिक कारण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूंकि आदिवासी समाज एक स्वतंत्र एवं स्वच्छंद समाज था। आज भी आप आदिवासियों के जो डिप एरिया है वहां जाइएगा तो आपको स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दिखाई देगा। किसी प्रकार का उस बंधुत कठिन बंधन में नहीं रहते हैं। उनका एक अपना सांस्कृतिक धरोहर है, उनका एक सांस्कृतिक विशेषता है जिसी के अंतर्गत वो अपना जीवन यापन करते हैं। आप जरवा जनजाति चले जाइए, सेंट्रली चले जाइए, अंडमान निकोबार में, वहाँ पर आपको ये विशेषता दिख जाएगा। या छत्तीसगढ़ के डिप जंगल एरिया में चले जाइए, दंतेवाड़ा बस्तर में, झारखंड में चले जाइए, आपको उनकी स्वतंत्रता दिखाई देगी। अब उस स्वतंत्रता को, वो उनके जो परंपरागत रीति रिवाज थे, जो उनके कानून व्यवस्था थे, उसको ये लोग कानून के दायरे में ला कर खड़ा कर दिए और उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस सैन्य छावनी, ठीक है, वहाँ पर स्थापित कर दिया गया जंगल एरिया में। और जंगल एरिया में उसके बाद से क्या हो गया कि अंग्रेजों का शासन लागू हो गया और व्यक्तिगत जो उनका समाज था, आदिवासियों का जो समाज था, उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा। ऐसा नहीं, ऐसे करना है। तो इस हस्तक्षेप के बाद से क्या होता है कि वहाँ पर जो उनकी परंपरागत व्यवस्था थी उस पर चोट आती है। उस पर हस्तक्षेप क्या करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप की तरह लेते हैं और वो भी एक असंतोष का कारण होता है। ये सब असंतोष एक जगह प्रस्फुटित होकर क्या करता है, आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसमें आंदोलन का एक श्रृंखला चालू हो जाता है जनजातियों का। हो, मुंडा, चुआर, संथाल, कोल, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा तो सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां भी बहुत महत्वपूर्ण थी। सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी इंपॉर्टेंट था। चूंकि मैंने बार बार बताया कि आदिवासियों की जो सबसे इंपॉर्टेंट धरोहर था वो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे, जो परंपरा थे, जो उनके धार्मिक विश्वास थे, जिसको हम अंधविश्वास भी कहते हैं अब, लेकिन वो उनके समय क्या था, तब धार्मिक विश्वास था। ठीक है, तो उसमें इन लोगों ने
खास करके ईसाई धर्मांतरण करने वाले क्रिश्चियनों ने, मिशनरीजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इन लोगों को मूर्ख, हाफ निग्रो, हाफ गोरिल्ला, जंगली ठहराकर इस प्रकार से पेश करते थे जैसे कि उनको व्यक्तिगत आत्मा पर ठेस पहुंचे, और इस सब कह के इन्फीरियरिटी का उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स लाते थे, और उनको फिर धन से, बल से, छल से, इस सब साम दाम दंड भेद अपनाकर इन किसी तरह क्या करते थे, धर्मांतरण की तरफ उनको फोर्स करते थे, उनको मूव करा ले जाते थे। ये धर्मांतरण मैंने बताया कि बल के भी आधार पर होता था, छल के भी आधार पर होता था, साम दाम दंड भेद सबका यहाँ पर उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका धर्मांतरण भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, अपने परंपरागत धार्मिक विश्वास, धार्मिक रीति रिवाज, जाति परंपरा में बंधे रहना चाहते थे। तो ये भी एक असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। फिर कुछ ऐसी परंपराएं थी जिस पर कि अंग्रेजों ने कानून लाकर रोकने का प्रयास किया, जैसे नरबली व्यवस्था। ठीक, नरबली व्यवस्था खोंड जनजातियों में विद्यमान थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने कानून के दायरे में लाकर इस व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक, इससे क्या है कि कुछ जनजातीय समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। फिर जैसा कि मैं आपको बताया ही हूं कि जमींदारी व्यवस्था क्या होती है, अरे औपनिवेशिक व्यवस्था का शोषण पर आधारित होती है। ये लोग इन जनजातियों के साथ एक अमानवीय व्यवहार करते थे। इस अमानवीय व्यवहार में बंधुआ मजदूरी कराना, बेगारी कराना, कम मजदूरी पर वर्क करवा लेना, इस सब चीज़ें इन लोगों के द्वारा चल रहा था। ठीक है, जैसे इनका सड़क निर्माण कार्य हो रहा है तो वहाँ पर ज़बरदस्ती करा लेना, उनके ज़मीन को हड़प लेना, ज़मीन के रास्ते से, फिर कम मजदूरी कराना। उसी प्रकार से अगर रेलवे लाइन बिछ रही हो, जिसे आप जानते होंगे कि जनजातीय आंदोलन में भागलपुर रेलवे लाइन जो बन रही थी उसका बड़ा महत्वपूर्ण संथाल विद्रोह में एक भूमिका है। ठीक है, जबरदस्ती वो लोग काम करवा रहे थे, बेगारी करा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब भी अंग्रेजों के द्वारा जो हथकंडा अपनाया गया था, एक जनजातीय आंदोलन की असंतुष्टि का एक महत्वपूर्ण कारण उभर कर आता है। ठीक है, एक जनजातीय समाज में व्यवस्था थी आदिवासियों में खुटकटी का। ठीक, खुटकटी का व्यवस्था था, खुटकटी। ठीक है, खुटकटी व्यवस्था जो था वो जनजातियों में सामूहिक संपत्ति का अवधारणा था। ये मुख्य रूप से खुटकटी को सामूहिक संपत्ति की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इस सामूहिक संपत्ति की जो अवधारणा थी उसी का प्रतिफल था। उसमें क्या किए थे ये लोग कि अंग्रेजों ने इस सामूहिक संपत्ति की अवधारणा को इंडिविजुअल अवधारणा में, व्यक्तिगत अवधारणा में तब्दील करने का प्रयास किया। ठीक है, और इस अवधारणा पर इन लोगों ने चोट किया, इसको तोड़ने का, इस सामूहिक संपत्ति को जो अवधारणा थी खुटकटी का, उसको तोड़ने का, तितर बितर करने के इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। ठीक है, ये सब जितने कारण थे ये सब एक असंतुष्टि को पैदा कर रहे थे, असंतुष्टि को जन्म दे रहे थे जनजातीय समाज में। ठीक है, लिहाजा क्या हुआ, एक आंदोलन शुरू हो जाता है जो कि आप आंदोलन का एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं कि मुंडा विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होता है, होता है, चुआर होता है, कोल विद्रोह होता है, विभिन्न प्रकार के जनजातीय विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये क्या था कि एक लंबी असंतुष्टि के श्रृंखला का परिणाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझिए। यही आपसे पूछता है कि जनजातीय आंदोलन का कारण क्या था, लड़का घबरा जाता है, ऐसा लगता है कि कौन सा बड़ा तोप क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि आंदोलन क्या, ये आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, ये क्वेश्चन उठता है कि आंदोलन सफल रहा कि असफल रहा। तो ये 80 क्या है कि ये मैक्सिमम असफल ही रहा। ये आंदोलन क्या रहा, असफल रहा, अपने किसी भी सफलता में ये सफल नहीं रहा, किसी भी प्रकार का सफलता अर्जित जो कि उसको चाहिए था वो नहीं लिया था। ठीक है, फिर भी अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि एक राष्ट्रवादी बात भी शुरू हो जाती है, आर्थिक मुद्दे पर शुरू होकर राजनीतिक मुद्दों की तरफ झुक जाती है, राजनीतिक मुद्दों से चलकर आगे ये कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को भी पुट लिए हुए
रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सफल रहा, लेकिन असफल ही रहा ये आंदोलन मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो। और इसके असफलता के कारण क्या था? तो असफलता के मुख्य रूप से एक कारण था कि जनजाति जो विद्रोह हुए थे उसमें किसी भी प्रकार का योजना नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं विशेष तौर पर था ऐसा कि जो एक लोगों को दशा एवं दिशा दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था कि कोई योजनागत नहीं था, पूर्व योजना बनाई गई नहीं थी कि अगर ए होता ना कि योजना ए फिर बी फिर सी, ए असफल हुई तो बी पर हम जाएंगे, बी असफल हुई तो सी योजना पर जाएंगे। और इसका मुख्य कारण ये था कि कोई बहुत बड़ा ये लोग लक्ष्य लेकर नहीं चले थे। ठीक है, तो लक्ष्य भी उतना बड़ा नहीं था, सोच भी उतनी बड़ी नहीं थी, तो इस सब रीजन से ये असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। ठीक है, फिर एकजुट होकर विद्रोह ये लोग नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है कि एकजुटता का अभाव था। एकजुटता का कैसे अभाव था उसको आप समझने का प्रयास करिए। आप देखते होंगे कि जनजाति पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन आंदोलन तितर बितर रहा। झारखंड में ही संथाल अलग आंदोलन किए, मुंडा वाले उनको नहीं सपोर्ट करते थे, वो मुंडा का विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, संथालों का विद्रोह संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो एक ही क्षेत्र में रहकर अलग अलग जनजातियों में बंटकर अलग अलग समुदायों में बंटकर लोग विद्रोह करते थे। क्षेत्र वाइज देखें तो कहीं महाराष्ट्र में विद्रोह हो रहा था, तो पश्चिमी भारत में हो रहा था, झारखंड में हो रहा था, छत्तीसगढ़ में हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये लोग एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाए और लिहाजा क्या हुआ, ये दबाने में अंग्रेजों को, चूंकि ये स्थानीय स्तर का युद्ध था, जब इसका स्वरूप हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक स्थानीय स्तर का ये आंदोलन था, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय इसकी मांगे थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये असफल होने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि एकजुटता का अभाव रहा। फिर परंपरा और आधुनिकता की ये लड़ाई थी। एक तरफ तीर कमान परंपरागत रूप से मिनट भर में आप एक तीर को कमान पर चढ़ाइएगा, फिर छोड़िएगा, फिर वो निशाना चूका, अगर उस लगा भी तो उतनी घातक चोट नहीं करेगा कि एक बार में आदमी को मार दे। तो ऐसी स्थिति में एक परंपरागत तीर कमान से अत्याधुनिक उस समय के हिसाब से गोली बारूद से लैस सेना का सामना करना, जो कि संगठित सुसज्जित और वेल ट्रेंड सेना थी। ठीक है, तो उस सेना का सामना करना इनके बस की बात नहीं थी। मुख्य रूप से इस कारण ने भी असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, फिर ये लोग अंधविश्वास में विश्वास करते थे। ठीक है, कि कोई इनका व्यक्तित्व कैसा था, मसीहावादी, एक कोई मसीहा आएगा, चमत्कार करेगा, हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति भर देगा और हम क्या करेंगे, सैकड़ों लोगों को मार देंगे, भगवान का ऐसा, ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी। तो ये सब जो अंधविश्वास में लोग जी रहे थे, उससे क्या हुआ कि जब रियलिटी का सामना अंधविश्वास से हुआ तो स्वाभाविक बात है कि जिसको धरातल पर पावर था वो जीतेगा। तो ये जो अंधविश्वासी समाज था, ये जो चमत्कार में विश्वास करते थे और अपने साज सज्जा को, अपने हथियार को, इक्विपमेंट को बढ़ाने में कम, तो वहाँ पर भी ये लोग असफल होना तय था। तो ये 3-4 कारण हैं अंधविश्वास से लेकर, जबकि पहला कारण मैं बताया वहाँ तक आप समझ लीजिए, यही उसका जो है मुख्य रूप से असफलता के कारण है। आता भी है कि जनजातीय आंदोलन के असफलता के कारण, ठीक, असफलता के कारण, तो यही असफलता के मुख्य रूप से कारण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्वरूप क्या है। यहीं पर लगे हाथ आपको हम स्वरूप भी बता देते हैं। ठीक, अब इसको मिटाता हूं। स्वरूप की तरफ हम आते हैं। इसके क्या क्या देख लिया गया, जनजातीय आंदोलन कारण देख लिए, असफलता के कारण देख लिए, अब इसका स्वरूप देखते हैं। तो स्वरूप में पहले हम बताए ही थे अभी कि इसका स्थानीय स्वरूप था। स्थानीय स्वरूप लिए हुए यह आंदोलन था।
क्योंकि इसके मुद्दे स्थानीय थे, तत्कालिक आर्थिक शोषण व्यवस्था से उत्प्रोत थे, उसी के विरोध में यह आंदोलन उत्पन्न हुआ था। तो इसके मुद्दे भी, उसके मांग भी स्थानीय थे, नेतृत्वकर्ता भी स्थानीय ही थे, उसी समाज से किसी न किसी के द्वारा यह नेतृत्व किया जा रहा था। इसके लिए कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न तो कोई कॉन्सेप्ट था, न कोई किसी कहीं से ये उत्प्रेरणा लिए थे, और ना ही कोई बाहरी इनके नेतृत्वकर्ता थे जो दशा एवं दिशा दे सके, या कोई आधुनिक उस समय के हिसाब से तरीका ही अपनाया गया था इस आंदोलन। जैसे मैगजीन पत्रिका का सहारा लेना, जैसे तार टेलीफोन इत्यादि का सहारा लेना, ये सब किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट इसमें यूज नहीं किए गए थे, इसलिए इसका स्वरूप एक स्थानीय स्वरूप था। ठीक है, दूसरा इसका जो स्वरूप देखिएगा तो ये मसीहावादी था। कैसा था? मसीहावादी स्वरूप लिए हुए था। ठीक, ये मसीहावादी स्वरूप लिए हुए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये मसीहावादी स्वरूप लिए हुए भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मसीहावादी तो मैं बताया अभी कि कैसे, जैसे कि चमत्कारिक था ये, चमत्कार। ठीक है, चमत्कार में विश्वास करते थे। जैसे 3 इडियट में क्या करता है वो, चमत्कार को सलाम, चमत्कार को प्रणाम। तो ये चमत्कार को प्रणाम करने वाले लोग थे, और चमत्कार से कभी, अंधविश्वास से कभी युद्ध नहीं जीते जाते। वो भी जब सामने वाला एक महत्वपूर्ण वेल ट्रेंड सेना हो, सामने वाला धोखा देने में परंपरागत रूप से बहुत माहिर हो, ठीक है, सामने वाला फूट डालो और राज्य करो की नीति से उत्प्रोत हो, ठीक है, सामने वाले की कथनी और करनी में अंतर हो, वैसे वैसे धोखेबाज मित्र से, वैसे धोखेबाज दुश्मन से लड़ाई करना, वैसे छल कपट वाले दुश्मन से लड़ाई करना आपके लिए चमत्कार में, परंपरागत रूढ़िवादिता में विश्वास करके जितना असंभव था। तो इसका एक महत्वपूर्ण स्वरूप ये भी था मसीहावादी, जिसमें ये लोग चमत्कार में विश्वास रखते थे। ठीक है, फिर आप देखते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है कि एक हिंसक स्वरूप लिए हुआ था। क्या था? हिंसक स्वरूप लिए हुए था। ठीक, हिंसक स्वरूप लिए हुए यह आंदोलन दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर भी आप देखिएगा कि इसमें क्या था, मार काट तीर कमान से हिंसा करना इनके उद्देश्य में था कि इनको मार दिया जाए, इनको काट दिया जाए, इनको भगा दिया जाए, इस प्रकार से अपने स्वरूप को लिए हुए था। यानी कि अहिंसक नहीं था, किसी प्रकार के इसमें जनतांत्रिक प्रणाली नहीं अपनाई गई थी कि धरना देना, प्रदर्शन देना, सरकार को के काम में बाधा डालकर अपने विरोध को जाहिर करना, ये सब इसमें नहीं स्थापित था। इसमें था कि हिंसा पे आधारित है। फिर आप इसमें देखिएगा कि एक पुनर्स्थापनावादी स्वरूप दिखाई देता है। क्या? पुनर्स्थापनावादी स्वरूप भी इसकी दिखाई देती है। अब पुनर्स्थापनावादी कैसे? तो पुनर्स्थापनावादी वह व्यवस्था होती है जो पुरातन व्यवस्था को, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उसके जो प्रशासनिक व्यवस्था होते हैं, उनको पुनः वापस लाने के लिए आंदोलन करना। ठीक है, उनको पुनः वापस लाने के लिए, उस व्यवस्था की बहाली के लिए जो अपनी मांग किया जाता है, जो आंदोलन किया जाता है, उसी को पुनर्स्थापनावादी। यहाँ पर भी वही था कि वही हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी जो सामाजिक परंपरा है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारी जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था जो एक कबीलाई समाज की तरह, एक जनजातीय समाज की तरह चली आ रही है, उसी को हमको देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुनर्स्थापनावादी समाज भी था। ठीक है, पुनर्स्थापनावादी स्वरूप लिए हुए था। ठीक, इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये क्या था, अपने स्वरूप में स्थानीय स्वरूप लिए हुए था, मसीहावादी था, चमत्कार को प्रणाम करना था, हिंसक स्वरूप लिए वादी था, और पुनर्स्थापनावादी था। ठीक है, और ये विद्रोह था। देखिए, विद्रोह और क्रांति में अंतर होता है। ठीक है, विद्रोह क्या होता है कि वर्तमान की जो असंतुष्टियां होती है, उसी से एक सीमित क्षेत्र में सीमित मांग के साथ स्थानीय नेतृत्व के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प नहीं देता। ये ऐसा नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प देता है, इसीलिए इसको विद्रोह भी कहा जाता है, जनजातीय विद्रोह, क्योंकि ये पुनर्स्थापनावादी
सोच के लोग थे और वही पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। क्रांति क्या होती है? हमेशा एक विकल्प देती है। क्रांति व्यापक क्षेत्रों में होती है। क्रांति व्यवस्था का एक विकल्प लेकर आती है। इसीलिए 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई वो क्या थी? पुरातन व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था लाई गई थी उसके द्वारा, और उसके मांग में भी यही था, उसमें एक नई व्यवस्था का विकल्प था, इसीलिए उसको क्रांति कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, क्योंकि वहां पर पहले एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात नहीं था राजतंत्रीय व्यवस्था में, लेकिन यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पे एक अलग सरकार की संरचना लाया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प क्रांति में दिया जाता है। इसीलिए कभी भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कहीं कि जनजातीय विद्रोह को क्रांति क्यों नहीं कहते, तो इसीलिए इसको क्रांति नहीं कहा जा सकता। ये क्या था? आंदोलन था, विद्रोह था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जनजातीय आंदोलन का, जनजातीय विद्रोह का जो भी था हम देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। ठीक है, ओके, थैंक यू।